हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडल मंच। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर काफी लेंथी है, तो ये जो वीडियो होगी हमारी अलग अलग पार्ट्स में आएगी। आई थिंक 2 या 3 पार्ट्स बन सकते हैं इसके, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये, इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म है क्या? नेशनल इज अ सेंस ऑफ यूनिटी, आइडेंटिटी एंड प्राइड टुवर्ड्स वन नेशन। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति एकता, पहचान और गर्व की भावना है। इट एम्स टू क्रिएट अ नेशन स्टेट विथ शेयर्ड हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इसका जो उद्देश्य है वो इतिहास और संस्कृति वाले राष्ट्र का निर्माण करना है। तो इसमें क्या होगा, राष्ट्रवाद में क्या होगा? राष्ट्र के प्रति एक पहचान होगी, एक गर्व की भावना से जुड़ना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म, क्योंकि हम यूरोप में पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेशनलिज्म की, यानी कि फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवाद। द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 मार्क द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी, जो 1789 में हुई थी, ने यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत की। इट इज मीन्स जो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से। इट इज इंस्पायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन बेस्ड ऑन इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित राष्ट्र निर्माण को प्रेरित किया। जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई, उसका जो मूल फंडामेंटल बेस था वो था समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, लिबर्टी, सॉरी, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। मेजर्स टेकन बाय द रिवॉल्यूशनरीज। तो क्रांतिकारियों द्वारा किए गए उपाय। तो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ऐसे क्या उपाय किए जिससे कि जो फ्रांस की क्रांति थी वो पूरे देश भर में फैलती चली गई। इसी में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो काफी चीजें यहाँ पर हुई, जैसे कि एबोलिश एब्सोल्यूट मोनार्ची। जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने क्या किया, जो निरंकुश राजशाही थी, अनकंट्रोल राजा का शासन था, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। एंड एस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, और संवैधानिक राजशाही राजशाही स्थापित कर दी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची? कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान, ऐसा राजा का शासन जहां पर कि संविधान भी कंट्रोल करता है राजा के कार्यों को। इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, संवैधानिक राजशाही। सेकेंड थिंग, इंट्रोड्यूस अ न्यू फ्लैग। इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों ने एक नया फ्लैग बनाया, द ट्राई कलर, तिरंगा, एज अ सिंबल ऑफ द नेशन, जो कि राष्ट्र के प्रतीक के रूप में था। तो अब इन्होंने क्या किया कि देश की भावना को जोड़ने के लिए, राष्ट्र भावना को जोड़ने के लिए कुछ सिंबलों का निर्माण किया, और उस सिंबल में सबसे पहली चीज आती है ट्राई कलर, तिरंगा। They created the idea of La Patrie, the fatherland, and Le Citoyen, the citizen, to build a sense of collective identity. उन्होंने फादरलैंड की रचना की, यानी कि अपने देश को उन्होंने फादरलैंड कहा, और जो नागरिक थे, देश में रहने वाले लोग थे, उनको उन्होंने नागरिकों की धारणा बताई। इट मीन्स जो देश था उसको फादरलैंड बोला, और वहां के जो नागरिक थे उनको उन्होंने नागरिक बोला, ताकि वो लोग अपने देश से और ज्यादा गहराई से जुड़ सकें।
न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिप्लेस ओल्ड प्रोविंसेस विथ 83 डिपार्टमेंट्स। जो पुराने प्रांत थे उनकी जगह नए 83 विभाग बनाए गए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, मेजर्स एंड करेंसी इंट्रोड्यूस। और इन लोगों ने क्या किया, जो वजन और माप और मुद्रा की एक समान प्रणाली लागू की गई। तो हर जगह, हर क्षेत्र में इन्होंने ये देखा कि सभी जगह एक ही यूनिट हो, चाहे वो मेजरमेंट की हो, चाहे वो वेट की हो, या फिर करेंसी हो, तो वहां पर यूनिफॉर्म करेंसी लागू की। The Declaration of Rights of Man and Citizen granted equal right to all। अब मानव और नागरिकों को अधिकार दिए। और कैसे अधिकार थे? समान अधिकार दिए। अब समान अधिकार क्यों? ताकि सभी नागरिकों को यह एहसास हो सके कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं और हम सभी के पास राइट्स हैं। वी हैव ऑल इक्वल राइट्स विद द एज अ सिटीजन। The law guaranteed equality before law and freedom of speech and press। तो कानून ने सभी को समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता दी। तो उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें सभी लोग समान हो सकें। जैसे वो फ्रीडम, आजादी सभी के पास थी, स्वतंत्रता सभी के पास थी, और प्रेस की स्वतंत्रता थी। यानी कि जो मीडिया, जिसको आप बोलते हैं न्यूज़पेपर्स बोलते हैं, तो न्यूज़पेपरों को भी उन्होंने स्वतंत्रता दी ताकि वो अपने कार्य को सही तरीके से कर सकें। तो ये थे क्रांतिकारियों के द्वारा किए गए उपाय, ताकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को तेजी से लाया जाए। नाउ नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट नेपोलियन कोड। तो नेपोलियन कोड 1804 कोड के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑल्सो नॉन एज सिविल कोड ऑफ 1804, राइट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कानून बनाया 1804 में, इसीलिए इसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। एम टू मॉडर्नाइज द फ्रेंच लीगल सिस्टम एंड यूनिफाई द नेशन। अब इस नेपोलियन कोड का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि फ्रांसीसी न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण और राष्ट्र को एकीकृत करना। तो नेपोलियन चाहता था कि पूरे राष्ट्र को एक किया जाए, एक साथ लाया जाए, और वहां की जो न्याय प्रणाली है ना, उसमें सुधार लाए, ताकि नागरिकों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो की फीचर ऑफ नेपोलियनिक कोड, अब हम देखेंगे नेपोलियन कोड की विशेषताएं क्या थी। एबोलिश प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो इसने क्या किया, जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। जैसे कि क्लर्जी, अब क्लर्जी लोग क्या होते थे, उनको कोई भी टैक्स नहीं पड़ता था। तो अब जो भी टैक्स दे रहे हैं वो थर्ड लेवल के जो लोग हुआ करते थे, जैसे कि फार्मर हुआ करते थे, लेबरर्स हुआ करते थे, तो ये क्या करते थे, टैक्स देते थे। लेकिन जो क्लर्जी थे उनको जन्म से अधिकार था। अगर मान लो कोई व्यक्ति क्लर्जी के घर में पैदा हो जाए, तो उसको अधिकार मिल जाएगा कि उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो नेपोलियन ने इस अधिकारों को एबॉलिश कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि सभी लोगों के पास इक्वल राइट्स हों। इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब इसने क्या किया, कानून के सामने समानता स्थापित की, है ना। ये कहना चाहता था कि ऑल द पीपल विल हैव इक्वल एज अ लॉ। लॉ के सामने या लॉ के रूप में सभी लोग कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अब संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया कि जिस व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति है वो उसी की है, उसकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई जब्त नहीं कर सकता। तो इसी को बोला गया राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इसने प्रशासनिक ढांचे को सरल बनाया ताकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो वो अच्छे से लागू किए जा सकें और उसका परिणाम वास्तव में मिल सके। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस। उसने एक समान वजन और माप की प्रणाली लागू की।
तो वो चाहता था कि समानता सभी तरह से आए, सभी देशों को एक तरह से, सभी नागरिकों को एक तरीके से वो ट्रीट करना चाहता था। इसीलिए उसने यूनिफॉर्म लॉ लेकर आया, यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आया, चाहे वो वेट हो या फिर मेजरमेंट हो। एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, कानून के समक्ष समानता लेकर आया और संपत्ति के अधिकार को स्थापित कर दिया, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि जो क्लर्जी लोग होते थे दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स, है ना, जिसको कि प्रिविलेज बोला जाता था, तो उनके पास प्रिविलेज ज्यादा होते थे। लेकिन इसने इन प्रिविलेजों को समाप्त करने की कोशिश की 1804 सिविल कोड के जरिए। नेक्स्ट द ट्रीटी ऑफ वियना। अब 1815 में आफ्टर डेथ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट देयर वाज अ ट्रीटी इन द प्लेस नेम वियना। तो वियना में एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई। अब इसका उद्देश्य क्या था, क्यों हुई थी, ये जानेंगे। द ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन 1815। जो ट्रीटी ऑफ वियना थी, वियना की संधि थी, वो 1815 में हस्ताक्षरित हुई। किसके बाद, द डिफीट ऑफ नेपोलियन एट वाटरलू, जब नेपोलियन को हरा दिया गया वाटरलू के मैदान में, है ना, जब ये हार गया। और हराया किसने था इसको, इसको हराया था यूरोपियन पावर्स ने। और ये यूरोपियन पावर कौन सी थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक साथ मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में हरा दिया। और जब ये हार गया, युद्ध हार गया, तो उसके बाद एक ट्रीटी आयोजित हुई, वो वियना में हुई। तो ऑर्गेनाइज बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ऑफ मेटरनिक। तो इस ट्रीटी का जो आयोजन था वो किया था ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे उस समय, मेटरनिक। इस व्यक्ति ने इन इस ट्रीटी का आयोजन किया था। मेन ऑब्जेक्टिव, अब इस ट्रीटी के मुख्य उद्देश्य क्या थे, इनके बारे में हम समझेंगे। कि पहला जो उद्देश्य था, रिस्टोर ओल्ड मोनार्चीज एंड क्रिएट स्टेबिलिटी इन यूरोप। जैसा कि हम जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने काफी सारे रूल्स को चेंज कर दिया था। तो अब ये जो हारने के बाद जो संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, वहां पर कहा गया कि जो पुरानी राजशाही है उसको हम वापस पुनर्स्थापित करेंगे और इससे हम यूरोप में स्थिरता लाएंगे। नेक्स्ट उद्देश्य क्या था, रिस्टोर द कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। ये चाहते थे कि यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जाए। तो रूढ़िवादी व्यवस्था का मीन्स है, यानी कि जो पुराने तरीके, तौर तरीकों पर चलता है, ऐसा कोई व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉलो द ओल्ड फैशन थिंग्स, इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव्स। तो ये चाहते थे कि यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया, जैसे कि मोनार्ची को लाया जाए, ऐसा ये चाहते थे। प्रिवेंट द राइज ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। तो ये उदारवाद और राष्ट्रवाद के उदय को रोकना चाहते थे। री एस्टेब्लिश द बैलेंस ऑफ पावर एम यूरोपियन नेशंस। तो ये चाहते थे कि यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में शक्ति का संतुलन पुनः स्थापित किया जाए, जो कि जितने भी नियम नेपोलियन बोनापार्ट ने लगाए थे, ये ऑलमोस्ट उनको ओवरटर्न करना चाह रहे थे। फिर क्या किया इन्होंने, बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस अंडर किंग लुइस 18। तो जो फ्रांस था, फ्रांस में जो राजा थे लुई 18वें, तो उन्होंने क्या किया, उनके जो अधीन बोरबोन वंश की पुनर्स्थापना की गई। जो बोरबोन डायनेस्टी थी वो नेपोलियन बोनापार्ट ने समाप्त कर दी थी, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद फिर से ये बोरबन डायनेस्टी स्टेब्लिश हो गई। फ्रांस लॉस द टेरिटरीज एनेक्स बाय नेपोलियन। तो जो नेपोलियन ने कब्जा किया था, नेपोलियन ने जिन जिन क्षेत्रों में कब्जा किया था उनको क्या कर दिया गया, खो दिया। यानी कि फ्रांस ने नेपोलियन के समय अन्य देशों की टेरिटरी को कब्जा किया था, ऑक्यूपाइड किया था, लेकिन उसके हारने के बाद उस फ्रांस को वो सारी टेरिटरीज को वापस करना पड़ा। इस ट्रीटी के अंतर्गत किंगडम ऑफ नीदरलैंड वॉज सेट अप इन द नॉर्थ इंक्लूडिंग बेल्जियम। तो क्या किया,
जो उत्तर में, फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड एक राज्य बना दिया, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था। प्रशिया वॉज गिवन इम्पोर्टेंट टेरिटरीज ऑन द राइन, और जो प्रशिया था उसको राइन नदी के किनारे का महत्वपूर्ण भाग दे दिया गया। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नदर्न इटली, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली पर नियंत्रण मिला। जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट वॉज क्रिएटेड अंडर ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंसेस। अब क्या किया, ऑस्ट्रिया के प्रभाव में 39 राज्यों का जर्मन संघ बनाया गया। अब ये क्यों बनाया गया, क्योंकि इसमें, इस ट्रीटी के अंदर ये शर्तें थी कि हम इस प्रकार की शर्तों को मनवाएंगे, और फ्रांस को वो शर्त माननी पड़ी, क्योंकि वहां पर जो उनका राजा था, उनका जो शासक था बोनापार्ट, वो हार गया। और जो हारा हुआ पक्ष होता है युद्ध में, वो हमेशा ट्रीटी की शर्तों को एक्सेप्ट करता है, उसको एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। इसीलिए फ्रांस ने भी इन ट्रीटी को, इन शर्तों को एक्सेप्ट किया। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, अब हम देखेंगे क्रांति का समय। The Age of Revolution refers to a period of political upheaval in Europe between 1830 and 1848. तो जो क्रांतियों का युग था ना यूरोप में, 1830 से 1848 के बीच राजनीतिक उथल पुथल की अवधि को संदर्भित करता है। इट मीन्स 1830 टू 1848 यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई। यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग राजाओं का शासन होगा, जिसके पास पावर आएगी वो ही शासन करना शुरू कर दे रहा है। यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। It was inspired by liberalism, nationalism, and demand for constitutional government. अब ये जो क्रांति थी, ये उदारवाद, राष्ट्रवाद और संवैधानिक सरकार की मांग से प्रेरित था। कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्रांति के कारण क्या हुए, क्यों हुई इतनी सारी क्रांति 1830 टू 1840 के बीच में? Suppression of liberal and nationalist ideas by conservative forces after the Treaty of Vienna. तो 1815 में, 1815 में जो वियना की संधि हुई थी, उसके बाद रूढ़िवादी शक्तियों द्वारा उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों का दमन किया गया, क्योंकि रूढ़िवादी लोगों के पास, कंजर्वेटिव पीपल के पास पावर आ गई थी, और जैसे ही इनके पास पावर आई, इन्होंने उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग थे उनका दमन करना शुरू कर दिया, उनका सप्रेशन करना शुरू कर दिया। ग्रोविंग डिमांड फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। अब क्या हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और प्रतिनिधि सरकारों की बढ़ती मांग। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की मांग को उठा रहे हैं। इकोनॉमिक हार्डशिप, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फूड शॉर्टेज। तो इससे क्या हुआ, आर्थिक कठिनाइयां आ गई, बेरोजगारी और खाद्य संकट आ गया, है ना। तो बेरोजगारी क्यों आ गई, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो सडनली बढ़ती चली गई। अब जो रोजगार है वो बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, वो बहुत तेजी से उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और यही कारण था कि वहां पर बेरोजगारी की समस्या दिखाई दी, और इसके चलते खाद्य संकट भी हमको देखने को मिलता है। द रेवोल्यूशन ऑफ 1830, 1830 की क्रांति। अब देखेंगे 1830 की क्रांति क्या थी। ये क्रांति स्टार्टेड इन फ्रांस, ये क्रांति फ्रांस में शुरू हुई। बोर्बन मोनार्ची ओवरथ्रो, और इस क्रांति के कारण जो बोर्बन राजशाही थी उसको हटा दिया गया, उसको लुइस फिलिपे बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, और वहां पर जो संवैधानिक राजा बने वो बने लुइस फिलिप। अब ये संवैधानिक राजा क्या होते हैं, ऐसे राजा जिनके पास संविधान होता है, जो संविधान के नियमों का पालन करते हैं। इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। बेल्जियम गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड। अब बेल्जियम ने क्या हुआ, नीदरलैंड के संयुक्त राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी कि बेल्जियम टोटली इंडिपेंडेंट हो गया। अपराइजिंग इन पोलैंड एंड इटली वर सप्रेस। अब पोलैंड और इटली में जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबा दिया गया। तो ये 1830 की क्रांति में ये चीजें हुई। द रेवोल्यूशन ऑफ 1848, अब हम देखेंगे कि 1848 में जो क्रांति थी
उस पर क्या प्रभाव पड़ा और ये क्रांति क्यों हुई थी। known as the springtime of nations, widespread uprising across Europe। अब क्या हो रहा है, राष्ट्रों के वसंत काल के रूप में जाना जाता है, पूरे यूरोप में व्यापक विद्रोह। तो कहने का मतलब यहाँ पर अलग अलग देशों में चेंजेस की प्रक्रिया हुई, यहाँ पर बहुत तेजी से चेंजेस हुए, नए नए पॉलिटिकल इशू बनते चले गए, जिसके कारण से बहुत ज्यादा विद्रोह हमको देखने को मिले। तो इन फ्रांस मोनार्ची वॉज एबॉलिश। तो फ्रांस में जो राजशाही थी उसको समाप्त कर दिया गया। एंड द सेकेंड रिपब्लिक वॉज प्रोक्लेम। और जो द्वितीय गणराज्य था उसकी घोषणा की गई। इन जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर, नेशनलिस्ट एंड लिबरल मूवमेंट डिमांडेड यूनिफिकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया में साम्राज्य में राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलनों ने एकीकरण और संविधान की मांग की। तो अब जर्मनी में भी संविधान की मांग हो रही है, इटली में संविधान की मांग हो रही है, और साथ ही साथ अलग अलग देशों में भी संविधान की मांग हो रही है। तो however, most revolutions were suppressed by conservative forces। हालांकि हो क्या रहा है, जितने भी क्रांति हुई वो सब कंजर्वेटिव ताकतों ने दबा दिया, रूढ़िवादी शक्तियों ने उन क्रांतियों को दबा दिया, बिकॉज दे वर मोर पावरफुल दैट टाइम, सो दे वर एबल टू सप्रेस द ऑल टाइप ऑफ रेवोल्यूशन। इम्पैक्ट ऑफ द एज ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति के युग का प्रभाव। अब हम देखेंगे कि इस क्रांति, जो क्रांति तेजी से चल रही थी, उसका क्या प्रभाव हमको देखने का मिला। कितनी क्रांतियां हुई, 1830 में क्रांति हुई, 1848 में रेवोल्यूशन हुआ, तो प्रभाव क्या पड़ा। प्लांटेड सीड्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म इन यूरोप। इन क्रांतियों ने यूरोप में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीज बोए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया इन चीजों का, तो जिसके कारण से लोकतंत्र और राष्ट्रवाद शुरू हो गया। लेड टू ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्ची। अब धीरे धीरे निरंकुश राजशाही, जो अनकंट्रोल्ड मोनार्ची थी, उसका धीरे धीरे पतन हो गया, ये धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। paved the way for the unification of Germany and Italy in the later years। तो आगे चलकर धीरे धीरे जर्मनी और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो हम देखेंगे बाद में कि किस प्रकार से इटली और जो जर्मनी है उनका एकीकरण कैसे होता है, और ये आगे कहानी आगे चलेगी। हम आगे बात करेंगे इसको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी लंबी वीडियो हो जाएगी काफी, जैसे कि आपको थोड़ा सा अनईजी फील हो सकता है। दैट्स वाई हमने, जैसे कि पहले भी बताया, कि जो हमारी वीडियोस होगी इस चैप्टर की, ये अलग अलग पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर होने के कारण एक वीडियो में ये पूरा नहीं आ सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।